अब देखिए, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। एसआईआर पर आपत्ति वाली याचिकाएं सस्पेंड की जा चुकी है, खारिज की जा चुकी है। चुनाव आयोग को एसआईआर का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये लाइन दे दी है। चुनाव आयोग एसआईआर करवा सकता है, ईसी के पास एसआईआर कराने की शक्ति है, यह उसका क्षेत्राधिकार है। देश में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये जो चल रहा है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण कर रहे हैं, दिस इज प्योरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट, अब तक कई स्टेट्स में हो चुका है, आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी। इसको लेकर, एसआईआर को लेकर एक नहीं, दो नहीं, कई सारी याचिकाएं सर्वोच्च अदालत तक पहुंची हुई हैं और सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में जो बात कही वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज़्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में भारत में कोई भी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, चाहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कुकी है, उसका नाम भारत में नहीं होगा। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वक्त में किस तरीके से सारी चीजें होती रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडिफिकेशन हो गया, इस तरह के आरोप विपक्ष ने लगाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, सीईसी पर एक के बाद एक कई आरोप, कहा सर्वोच्च अदालत जाएंगे, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने बता दिया ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी बड़ी जीत है और इसका जो पॉलिटिकल नैरेटिव होगा उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। संदीप मिश्रा जी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी जानूंगा कोर्ट में क्या कुछ है। और मेरे संदीप सर नमस्ते कर रहा हूं, वेरी गुड इवनिंग टू यू। और गोपाल कृष्ण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। गोपाल जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि हर चुनावों में, गलत अगर हूं तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा, अग्नि परीक्षा से होकर गुजर रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि निष्पक्ष करेंगे कि नहीं करेंगे। एसआईआर कर रहे हैं, बिहार में कर दिया, बंगाल में कर दिया, असम में कर दिया और अब आगे भी अलग अलग स्टेट्स में करेंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट। देखिए रोहित, चुनाव आयोग ने अग्नि परीक्षा है वो पास कर लिए रास्ता खुल गया। अब चाहें तो जिन राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ है वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, क्योंकि लगा दिया का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें कही है, कहा कि जो संदिग्ध जो है नागरिकता है, अगर किसी की नागरिकता संदिग्ध थी, उससे संबंधित पूरी जानकारी 4 हफ्ते में गृह मंत्रालय को भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से नागरिकता के नाम पर काटे गए हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए और ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाए। चुनाव आयोग इस पर अंतिम मुहर नहीं लगा सकता है, ट्रिब्यूनल इस पर अंतिम मुहर लगाएगा, उसके बाद ही माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि घुसपैठिए के नाम पर आम लोगों को डराया जा रहा है। विपक्ष तो ऐसे आरोप लगा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तलवार रख दी है गर्दन पर और बता रहा है तुम वोट दोगे कि नहीं दोगे। वो तो बताते हैं कि मॉडिफिकेशन हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। जल्दी से संदीप जी मैं आपके पास आ गया इस पूरे फैसले का। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, एक आम सिटीजन होने के नाते आपने भी सारी चीजों को देखा, एक आम सिटीजन प्लस आप एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, इसका लीगल एस्पेक्ट प्लीज आसान भाषा में मेरे दर्शकों को समझा दीजिए।
देखिए, विपक्ष जिस तरह से भाग करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया था, ये उसी तरह हुई कि जैसे पुलिस को अथॉरिटी जाए कि वो ड्राइविंग लाइसेंस चेक करे गाड़ी चलाते वक्त, ओह। लेकिन यह जांच न करे कि ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है कि असली है। तो इसी तरह हुआ कि भाई आपने संविधान के तहत, कानून के तहत अधिकार दे दिया कि भारत के जो नागरिक होंगे उनको मताधिकार मिलेगा और उनको मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन विपक्ष चाहता था कि निर्वाचन आयोग इस चीज में न जाए कि अगला नागरिकता का कागज सही है कि नहीं है, अगले के पास नागरिकता है कि नहीं है, दोनोों चीज, नागरिकता के पेपर जेन्युइन है कि नहीं है और नागरिकता है कि नहीं है, दोनों ही चीजों में इलेक्शन कमीशन दखल ना दे। ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ऐसे मामले में घसीटा गया जिसमें कि वैधानिक दायित्व है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 की धारा 21 को अगर आप पढ़ेंगे तो जिसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी है कि हर चुनावों से पहले या उपचुनावों से पहले वह मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेगा, और अगर पुनरीक्षण नहीं करेगा तो इसका कारण बताएगा कि इलेक्शन कमीशन पुनरीक्षण क्यों नहीं कर पा रहा है। तो जब उस पावर को इलेक्शन कमीशन ने एक्सरसाइज किया तो सभी लोगों ने कहा भाई संविधान खतरे में आ गया, कानून खतरे में आ गया। उस कानून को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। भाई जब कानून की किताब में लिखा हुआ है तो अगर आप उस कानून को चैलेंज करते तो बात समझ में आती, लेकिन आप सीधे इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़े कर रहे हो तो निश्चित ही इस बात में यहां आना था। संदीप सर, मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी भारत का एक आम नागरिक सवाल पूछ सकता है ना? राहुल गांधी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, बता दिया देखिए कितने सारे झोल हैं। उस पर कोई जवाब देगा या नहीं देगा? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया एफिडेविट दो, हलफनामा दो। भाई एक तय प्रक्रिया के हिसाब से संवैधानिक या वैधानिक सवाल उठाए जाते हैं ना। हाँ। आप ऐसे सवाल दाग करके भाग नहीं सकते यहां से। तो उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है, अगर आप बहस देखें तो कपिल सिब्बल जी को जो है जवाब जस्टिस सूर्यकांत जी ने दे दिया कि भाई हम लोकतंत्र ही मजबूत हो रहा है इससे। जो है अगर नागरिक को मताधिकार मिल रहा है तो भाई वेरीफाइड होना चाहिए ना क्रीडेंशियल मतदाताओं के। यही तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर वेरीफाइड क्रीडेंशियल नहीं होंगे तो यह तो लोकतंत्र कमजोर होगा, और अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज को वेरीफाई कर रहा है सारे क्रीडेंशियल को तो निश्चित ही लोकतंत्र को और मजबूत कर रहा है। और इसीलिए जो भी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने अपनाई उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का साथ मिला है। ओके, गोपाल मेरे साथ लगातार बने हैं। गोपाल जी, ट्रिब्यूनल को लेकर आप बात रख रहे थे, प्लीज मुझे ट्रिब्यूनल को लेकर भी क्लैरिटी दे दीजिए, मेरे दर्शक देख रहे होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा बंगाल में कह रहे थे कि ट्रिब्यूनल के सामने लगभग 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख के आसपास का आंकड़ा है कि वो वोटर है कि नहीं है, और उन्होंने वोट नहीं दिया। ट्रिब्यूनल को लेकर क्या कुछ क्लैरिटी मिली आज? जी बिल्कुल रोहित, ट्रिब्यूनल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता को लेकर के चुनाव आयोग अंतिम मुहर नहीं लगा सकता है। एक लिस्ट तैयार करे कि किनके किनके नाम नागरिकता के नाम पर वोटर लिस्ट से काटा गया है, और उस सूची को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय को भेजा जाए, और ट्रिब्यूनल जो है उस पर फैसला ले कि आखिर क्या अगर किसी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो उसे कैसे नागरिकता दिया जाए या नहीं दिया जाए, और ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा अंतिम फैसला होगा। रोहित, 2003 में जो संशोधन हुआ था उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 2003 में जिनका नाम कटा हुआ था उनकी सूची तैयार करे आयोग, और 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय को भेजा जाए। तो यह बातें कही है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास जो अनुच्छेद 324 के तहत और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत यह अधिकार है कि किसी भी राज्य में एफआईआर करा सकता है, और एफआईआर के जरिए जो है वो नागरिकता को भी देख सकता है, लेकिन उस पर अंतिम मुहर नहीं लगा सकता। ओके, संदीप सर, ट्रिब्यूनल को लेकर मुझे बता दीजिए। अभी तो मैं बंगाल में घूम कर आया, वहां पर कई लोग ऐसे थे जो ट्रिब्यूनल के सामने थे, फिर वहां पर चुनाव भी हो गए। अब उन 12, 13, 14 लाख लोगों का क्या, उनके अधिकारों का क्या, वो तो मत नहीं दे पाए। फॉर एग्जाम्पल कल ये मेरे साथ हो जाए, कुछ ऊपर नीचे चीजें हो जाए, हालांकि मेरा सब कुछ ओके हो गया है, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, मेरे जैसे कई लोग ट्रिब्यूनल में चले जाए, वोट हो जाए, वोट पड़ जाए, मैं वोट का अधिकार ना दे पाऊं, उसके बाद फिर वापस हो कि हाँ रोहित इज द वोटर ऑफ इंडिया, भारत का निवासी है, भारत में वोट दे सकता है, उसके बाद क्या? देखिए बोलिए बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, और बंगाल में चुनाव हो जाने के बाद अब ऐसा तो नहीं है कि वहां फिर से मतदान होगा, लेकिन अगर कोई आदेश पारित होता है जिसमें कि अगले का वैध मताधिकार जो है स्थापित होता है तो उसकी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है वस्तु स्थिति में।
लेकिन एक बात, एक चीज समझिएगा कि जैसे ही यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बहुत सारे पिटिशनर वहां से गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिनके पेपर्स गलत होंगे, फेक होंगे, फैब्रिकेटेड होंगे, उन्हें लगेगा कि भाई अब तो यहां पर हमें कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है, इसलिए वो अपने मैटर को परसू करना छोड़ देंगे। लेकिन जिसके पेपर सही हैं, उन्हें निश्चित ही मताधिकार का अधिकार मिलेगा और अगले चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन वर्तमान में किसी प्रक्रिया पे कोई फर्क मुझे नहीं लगता है कि पड़ने वाला है जो है। अच्छा संदीप दा, मान लीजिए जैसे आपको तो हम इतना देखते हैं, आपको सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत शानदार बात आप रखते हैं, वक्ता आप बहुत शानदार है। अभी विपक्ष का कोई चेहरा आपको फोन करे, फॉर एग्जांपल बंगाल से आपके पास फोन आ जाए कि भैया 14 लाख लोग अभी भी एनजीटी के ट्रिब्यूनल के सामने ही है, एनजीटी मेरे मुंह में आ रहा है, ट्रिब्यूनल के सामने ही है, और अब वो उनका अधिकार का क्या होगा क्या नहीं होगा, उस बाबत आप कह रहे कई सारे पिटिशनर यहां से निकल जाएंगे, याचिका देने वाले निकल जाएंगे, क्योंकि एक टाइम होता है ना कि मीडिया भी है तो भैया चलो थोड़ा नाम ही चमका ले, छपास की आदत बहुत सारे लोगों को होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर उस तरफ से कोई आपको फोन करके पूछे कि अब हमारा क्या होगा, हमारे पास क्या विकल्प है? देखिए, ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर पास करेगा, ट्रिब्यूनल के जो भी आदेश आएंगे उसके बाद वस्तुस्थिति कोई परिवर्तित होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पे दूसरा चुनाव होने जा रहा है या वहां पे किसी नतीजों पर कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल आदेश पास करेगा उसके बाद आपका वैध मताधिकार का अधिकार सुरक्षित हो जाएगा। इसके अन्यथा आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, निर्णयों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं साफ साफ कह रहा हूं। इस बात को मैं दोहरा रहा हूं। और हवा में बातें नहीं होती हैं, जो बातें होती ऑन रिकॉर्ड होती हैं। ठीक, आप 14 लाख कहिए, 15 लाख कहिए, लेकिन अगर वहां की अदालतों ने यह आदेश दिया कि भाई हमने सारे मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं, तो सिर्फ आपके मीडिया में चिल्लाने से कोई बात नहीं हो जाएगी। अदालत जो आदेश पारित कर रही है या जो अदालत का डेटा दिखा रहा है, वहां पर जो ट्रिब्यूनल का डेटा दिखाएगा कि कितने मैटर्स पेंडिंग है, उसी से बातें धरातल पर मानी जाएंगी जो है। थैंक यू सो मच संदीप दा, आपने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गोपाल जी, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।